जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखे होंगे। मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल TCG क्लासेज पर पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम, मोस्ट वेलकम। आपका स्वागत करने के लिए तैयार है आपका दोस्त, आपका मित्र TCG। पिछली क्लास के अंदर इंडियन ज्योग्राफी में हमने भारत के भौतिक प्रदेशों का विभाजन पढ़ा। भौतिक प्रदेश क्या होते हैं, उच्चावच किसे कहते हैं, और भारत को कौन कौन से भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, उसको हमने बहुत अच्छे से मानचित्र की सहायता से उस क्लास में हमने अध्ययन किया। उसी श्रृंखला में आज एक और महत्वपूर्ण क्लास, भारत का भौतिक विभाजन, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे उत्तरी हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या फिर हिमालय पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन हम इस क्लास में करने वाले हैं। मित्रों, भारत का भौतिक विभाजन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडियन ज्योग्राफी का, जहां से लगभग सभी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न बनने की संभावना अधिक रहती है। मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि वीडियो को बिना स्किप किए लगातार कंटिन्यू देखते रहें, क्योंकि कहां कहां से प्रश्न बनते हैं इसकी चर्चा भी हम इसमें करेंगे। वर्तमान समय का प्रश्न पूछने का ट्रेंड क्या है, किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, उनकी चर्चा भी हम इसमें करने वाले हैं। और साथ में यदि वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और पहली बार चैनल को विजिट किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में यदि आपने भारत का भौतिक विभाजन की जो पिछली क्लास है वो नहीं देखे, वो नहीं पढ़ी, तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, अच्छे से वॉच कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आइए मित्रों, बिना देरी की हम शुरुआत करते हैं। भारत का भौतिक विभाजन, और भौतिक विभाजन के अंदर हम पढ़ेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसे हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। देखेंगे हम हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ, उत्तरी जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया, उसको डिवाइड करने का आधार क्या है, उन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिना देरी की शुरुआत करते हैं। एक बार मैं आपका ध्यान पिछली क्लास की ओर ले जाना चाहता हूं, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया कि भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा, भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। मुख्य तौर पर, मोटे तौर पे हम बात करें तो भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। 4 और 5 भौतिक प्रदेशों की चर्चा भी हमने पिछली क्लास में कर ली थी, लेकिन प्रश्न कॉमन जब भी आए तो आपको ध्यान रखना है 6 भौतिक प्रदेश, और वो 6 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। एक बार पहले नंबर पे हमने पढ़ा था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद में हमने चर्चा की उत्तरी विशाल मैदान, उत्तरी विशाल मैदान। 3 नंबर
पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। चार नंबर पे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। 5 नंबर तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश। और 6 नंबर द्वीप समूह, द्वीप समूह। इन सब के बारे में हमने पिछली क्लास में अध्ययन भी कर लिया था, मैप के माध्यम से हमने अच्छे से देखा भी था। सॉरी, आज हम इस क्लास में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन करने वाले हैं, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन करने वाले हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जिसे हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, हिमालय पर्वतीय प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। चूंकि आप सब जानते हो कि भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत विस्तृत है, इस कारण ये जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है इसको हिमालय पर्वतीय प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो आइए मित्रों, हिमालय पर्वतीय प्रदेश का हम अध्ययन करते हैं, हिमालय पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ। हिमालय का निर्माण, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, बेसिक सा प्रश्न यहां से पूछा जाता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। अभी हम देखेंगे दोस्तों, एक प्लेट जिसे यूरेशियन प्लेट के नाम से जानते हैं, यूरेशियन प्लेट, पृथ्वी का जो धरातल है उसके नीचे यूरेशियन प्लेट और इसके सामने इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये दोनों प्लेटें मूवमेंट करते हुए एक दूसरे के सामने आई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। दोनों प्लेटें गति करते हुए एक दूसरे के सामने आई, इन दोनों में टकराव हुआ और टकराव होने से इनमें फोल्ड पड़ गया, वलन की क्रिया हुई और उस फोल्ड की के कारण हिमालय का निर्माण हुआ, उस फोल्ड की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। ये जब प्लेटें प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर हमने चर्चा भी की थी कि ये जो प्लेटें जब आपस में एक दूसरे के सामने आ जाती हैं, एक दूसरे के सामने आती हैं, तो इसको प्लेटों की अभिसरणीय गति कहते हैं, इसको प्लेटों की अभिसरणीय गति कहते हैं, यानी प्लेटों का अभिसरण हुआ है। तो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इन दोनों के अंदर अभिसरण हुआ। अभिसरण होने के फलस्वरूप इस प्रकार से ये दोनों गति कर रही थी, गति करते करते ये दोनों एक दूसरे के सामने आई और इन दोनों में अभिसरण हुआ। अभिसरण के कारण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये इधर से यूरेशियन प्लेट
इधर से हमारी ये यूरेशियन प्लेट, और इधर से बात करें तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इन दोनों में अभिसरणीय गति के कारण टकराव हुआ, और टकराव होने से यहाँ पे चूंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भारी प्लेट होने के कारण नीचे धंस गई और यूरेशियन प्लेट ऊपर की ओर उठ गई, यहां इसमें धसाव हो गया और ये ऊपर उठ गई। ऊपर उठने से ये जो प्लेट है इसके अंदर फोल्ड हो गया, यानी इनके अंदर वलन पड़ गया, फोल्ड। और ये फोल्ड की जो क्रिया है, इस फोल्ड की क्रिया से ही हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। क्योंकि हिमालय जो है इसको फोल्डेड माउंटेन के नाम से जानते हैं, वलित पर्वतमाला के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण की गति के कारण इनके अंदर जो फोल्ड हुआ, वलन हुआ, उससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। यहां से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किन किन प्लेटों के अभिसरण के कारण, किन दो प्लेटों के अभिसरण के कारण हिमालय का निर्माण हुआ है। तो आपको याद रखना है यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इन दोनों की अभिसरणीय गति के कारण। प्रश्न को घुमा भी सकता है, किस प्रकार की गति के कारण, तो ध्यान रखना है अभिसरणीय गति के कारण, एक दूसरे के आमने सामने आने के कारण फोल्ड होने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। उम्मीद करता हूं यह आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब हम देखें हिमालय का विस्तार, हिमालय का विस्तार। दोस्तों, हिमालय का जो विस्तार है वो विश्व के अनेक देशों में है। विश्व के अनेक देशों में हिमालय पर्वत का विस्तार है, जैसे तजाकिस्तान। यदि भारत देश के पश्चिम से हम बात करें तो तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद में पाकिस्तान, उसके बाद में चीन। क्रम की बात करें तो पहले भारत आ जाता है, पाकिस्तान, भारत, फिर उसके बाद में चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, म्यांमार यानी बर्मा। यहां तक तजाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान होते हुए म्यांमार तक हिमालय पर्वत का विस्तार है। यदि भारत देश के अंदर हम देखें, भारत के अंदर हम देखें तो भारत में, वैसे मैप के माध्यम से हम और इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। भारत में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद में JNK यानी जम्मू और कश्मीर, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिमी बंगाल, इनके अंदर हिमालय पर्वत का विस्तार है। अब हम यहां पर केवल भारत के संदर्भ में, क्योंकि भारत का भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं, तो भारत के भौतिक विभाजन के अंदर हम
हिमालय पर्वत श्रृंखला का अध्ययन कर रहे हैं, हिमालय, हाँ, तो केवल और केवल भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो भारत के अंदर इसका जो विस्तार है वो देखेंगे। भारत के अंदर विस्तार, भारत के अंदर हिमालय पर्वत का विस्तार, तो इसका विस्तार जो है वो भारत में सिंधु गार्ज से, सिंधु गार्ज जो हमारे लद्दाख में है, लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां से सिंधु गार्ज से लेकर के ब्रह्मपुत्र गार्ज तक, संपूर्ण हिमालय की मैं बात कर रहा हूं, ब्रह्मपुत्र गोर्ज तक भारत के अंदर इसका विस्तार है। यानी इधर हम देखें तो लद्दाख, लद्दाख के बाद में J&K, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में यूके, उत्तराखंड, उत्तराखंड, सिक्किम, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इनके अंदर हिमालय पर्वत का विस्तार है। यदि हम भारत के अंदर हिमालय की लंबाई की बात करें तो लगभग ये 2500 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। यानी 2500 किलोमीटर की दूरी तक भारत में इसका विस्तार है। भारत में हिमालय पर्वत का विस्तार है वो 2500 किलोमीटर तक है। और यदि इसकी चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई की, तो इसकी जो चौड़ाई है कहीं पे ज़्यादा है तो कहीं पर कम है, कहीं पे ज़्यादा तो कहीं पर कम है। इसकी चौड़ाई 240 मीटर से लेकर के 300 मीटर तक, 300 मीटर तक है। यदि हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं, हिमालय पर्वत का विस्तार देखें तो सिंधु गार्ज लद्दाख से लेकर के ब्रह्मपुत्र गार्ज अरुणाचल प्रदेश में जो है वहां तक हिमालय पर्वत फैला हुआ है, विस्तृत है। भारत के लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है। यदि इसकी लंबाई की बात करें तो केवल भारत के अंदर इसकी जो लंबाई है वो लगभग 2500 किलोमीटर मानी जाती है। और चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो 240 मीटर से लेकर के 300 मीटर तक होती है। और यदि हम इसकी बात करें औसत ऊंचाई की, यहाँ से भी बेसिक प्रश्न पूछा जाता है। औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई की बात करें तो 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 6000 मीटर है। ओके मित्रों, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से प्रश्न बनेगा कि जो हिमालय पर्वत है उसका विस्तार कहां से और कहां तक है। ध्यान रखना है सिंधु गार्ज, यानी सिंधु जो नदी है उसके प्रारंभ से, यानी लद्दाख के अंदर सिंधु गार्ज से लेकर के ब्रह्मपुत्र गार्ज जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है वहां तक भारत में हिमालय पर्वत का विस्तार है। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से राज्यों के अंदर या कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर इसका विस्तार है तो याद रखना है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर हिमालय पर्वत का विस्तार है। यहाँ तक इसको नीचे पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक भी इसका
विस्तार माना जाता है, लेकिन मुख्य तौर पर ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई भारत देश के अंदर लंबाई की यदि बात करें तो 2500 किलोमीटर है, चौड़ाई 240 से 300 मीटर के मध्य मानी जाती है और औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। अब इसके बाद में हम देखेंगे ये जो भारत में जो हिमालय पर्वतमाला है, इसको मुख्य तौर पर हम 2 आधारों पर विभक्त करते हैं। यानी इसका जो विभाजन है वो 2 आधारों पर किया जाता है, 2 आधारों पर इसका विभाजन किया जाता है। आइए एक बार इसकी स्थिति को देखते हैं, हिमालय पर्वत की स्थिति को। हमें ये भारत का उत्तरी छोर हो गया यहां से। अब यदि हम हिमालय पर्वतमाला की बात करें तो जो हिमालय पर्वतमाला है वो इस प्रकार से भारत के उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है, उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है। इसमें ये हमारा सबसे उत्तर में इसकी जो श्रृंखला है वो है ट्रांस हिमालय। इसके बाद में ये हमारे मुख्य हिमालय, ट्रांस हिमालय की भी बात करें तो ट्रांस हिमालय में भी बात करें तो सबसे पहले काराकोरम रेंज होगी, फिर उसके बाद में लद्दाख रेंज होगी, इसके बाद में जास्कर रेंज होगी और इधर तिब्बत में कैलाश रेंज होगी। ठीक है, इसके बाद में ये हमारा मुख्य हिमालय है, इसके ये मध्य हिमालय और अंत में शिवालिक हिमालय। इस प्रकार से भारत के अंदर हिमालय जो पर्वतमाला है विस्तृत है। इसका अध्ययन 2 प्रकारों से हम करते हैं। ये मैंने अभी जो विभाजन किया है ये श्रेणियों के आधार पर विभाजन किया है, श्रेणियों के आधार पर विभाजन। यानी जो हिमालय है उस हिमालय का विभाजन एक तो करते हैं श्रेणियों के आधार पर और दूसरा इसका प्रादेशिक विभाजन किया जाता है। तो श्रेणियों के आधार पर विभाजन के अंदर हम पढ़ेंगे, अभी हमने पहले चर्चा भी की थी। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। ये पूरा हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, यानी यहाँ उत्तर पश्चिम से लेकर के और उत्तरी पूर्व तक इसका विस्तार है। इसके विस्तार की बात करें तो ये जो लंबाई होती है ये 2500 किलोमीटर, चौड़ाई इसकी जो मानी जाती है वो 240 से लेकर के 300 मीटर तक, और ऊंचाई, औसत ऊंचाई अभी हमने जिक्र किया था 6000 मीटर तक होती है। तो आइए दोस्तों
अब हम इसको श्रेणियों के आधार पर एक एक करके इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ये जो ट्रांस हिमालय है, ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण मुख्य हिमालय से बहुत पहले हो चुका है, बहुत पहले हुआ था। तो ये हिमालय जो मुख्य हिमालय है उसमें इसको शामिल नहीं किया जाता है। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय के नाम से भी जानते हैं, यानी इसका जो दूसरा नाम होता है ट्रांस हिमालय का, पार हिमालय, इसे बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसे आउटर हिमालय भी कहते हैं। आउटर मीन्स भी बाह्य होता है, आउटर हिमालय भी कहते हैं, और इसे तेथिस हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ये सारे ट्रांस हिमालय के ही नाम हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय या इसे बाह्य हिमालय, आउटर हिमालय या फिर तेथिस हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है मित्रों, अब ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय, इस ट्रांस हिमालय के अंदर 4 श्रेणियां होती हैं, जिनमें सबसे पहले काराकोरम, काराकोरम, 2 नंबर पे लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, उसके बाद में तीसरी जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी, और चौथी होती है कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी। इस प्रकार से ट्रांस हिमालय को 4 भागों में बांट दिया गया, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर ली थी। काराकोरम जो श्रेणी है, जास्कर, काराकोरम, इन दोनों के बीच में लद्दाख श्रेणी होती है, और इसकी बात करें तो ये तिब्बत में स्थित है, लगभग लद्दाख के समानांतर। ठीक है मित्रों, अब यहां पर हम देखेंगे कि जो काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है और जास्कर श्रेणी है, इन तीनों की संयुक्त रूप से विशेषताएं देखेंगे। यानी जो ट्रांस हिमालय है, इसकी संयुक्त रूप से इसकी विशेषताएं हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और जहाँ से प्रश्न बनेंगे उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय को पार हिमालय, बाह्य हिमालय, आउटर हिमालय, तिब्बत हिमालय या फिर टेथिस हिमालय के नाम से जानते हैं। बाह्य हिमालय, टेथिस हिमालय और पार हिमालय, या इसको तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है मित्रों, इसके जो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी, यहां से प्रश्न बनेगा काराकोरम श्रेणी किस हिमालय का उपभाग है? तो आपको ध्यान रखना है, काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का उपभाग हो गया। अब जो ये काराकोरम श्रेणी है, इसे एशिया की रीढ़ के नाम से जानते हैं। एशिया की रीढ़ कहा जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि एशिया की रीढ़ है वो किसे कहते हैं? तो काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। यदि हम बात करें काराकोरम श्रेणी की, तो ये जो काराकोरम श्रेणी है, ये पामीर की गांठ, जैसे ही हमने देखा यहां से हमारा हिमालय पर्वत प्रारंभ होता है। भारत की बात करें तो भारत के अंदर हम बात कर रहे थे, यहां से हमारा हिमालय पर्वत प्रारंभ होता है। यदि ये जो हमारा हिमालय है, मुख्य हिमालय, उस मुख्य हिमालय के उत्तर में
यहाँ पर दुनिया की छत, विश्व की छत जो कहलाती है पामीर का पठार, पामीर का पठार स्थित है। दोस्तों इस पामीर की पठार, इसे दुनिया का छत भी कहते हैं, दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है पामीर का पठार। इस पामीर के पठार से यदि बात करें तो इधर पामीर के पठार से एक श्रृंखला निकलती है जो भारत में आती है, जिसका नाम हम काराकोरम, यानी जो ये ट्रांस हिमालय है ये पामीर की गांठ से निकला हुआ है। इसकी जो प्रथम श्रेणी है, जिसे भारत की ये सबसे उत्तरी श्रेणी भी कह सकते हैं, ये काराकोरम श्रेणी है। ये भी पामीर की गांठ से निकली है। इधर कुनलुन पर्वत जो है चाइना में फैला हुआ है, उसकी उत्पत्ति भी पामीर की गांठ से मानी जाती है। पश्चिम की तरफ बात करें हिंदू कुश पर्वत, तो इसकी भी उत्पत्ति पामीर की गांठ से मानी जाती है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हिमालय पर्वत की, तो हिमालय पर्वत में जो काराकोरम श्रेणी है ये पामीर की गांठ से निकलती है, उत्पन्न होती है या निकलती है, पामीर की गांठ से निकलती है, प्रारंभ होती है। ठीक है, तो पामीर की गांठ जिसे दुनिया की छत कहते हैं, वहां से काराकोरम श्रेणी की उत्पत्ति होती है और काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। अब ये जो ये ट्रांस हिमालय है, अभी मैंने बताया कि ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति है वो पामीर की गांठ से होती है, यानी उसकी जो ऊपरी श्रेणी की बात करें सबसे पहले काराकोरम, तो ये वहां से ही निकलती है। और पूरे ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय भी पामीर की गांठ से प्रारंभ होता है। और जो कैलाश पर्वत है वो ट्रांस हिमालय का अंतिम छोर है। तो ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति की बात करें या इसके विस्तार की बात करें, टोटल किसकी, ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय का जो विस्तार है वो पामीर की गांठ से, उत्तर में पामीर की गांठ से प्रारंभ होकर के कैलाश पर्वत जो तिब्बत में है, इसी का पार्ट है, वहां तक फैला हुआ है, वहां तक इसका विस्तार है। किसकी बात हो रही है, ट्रांस हिमालय की, जिसे पार हिमालय, बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो विस्तार है वो पामीर की गांठ से प्रारंभ होकर के और कैलाश पर्वत तिब्बत तक इसका विस्तार है। ये जो कैलाश पर्वत है, ये तिब्बत के अंदर है। काराकोरम श्रेणी इसकी प्रथम श्रेणी होगी। इसका क्रम मैंने पहले ही इसके बारे में जिक्र कर लिया था, कलजा के नाम से इसका क्रम आपको याद रखना है, ट्रिक बताई थी। यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और सबसे लास्ट में कैलाश। ठीक है मित्रों, अब और देखते हैं ये जो काराकोरम श्रेणी है, इस काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम, काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम, क्योंकि ये जो काराकोरम श्रेणी है इसके अंदर काले पत्थरों की बहुतायत होती है, इस कारण से इसको पहले कृष्णागिरी के नाम से भी इसको जानते थे। किसको, काराकोरम श्रेणी को कृष्णागिरी के नाम से भी जानते हैं। काराकोरम श्रेणी के अंदर ही भारत में, यानी जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत में नहीं कह सकते, सॉरी, भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसे K2 के नाम से जानते हैं, K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन, K2 या गॉडविन ऑस्टिन
गॉडविन ऑस्टिन या K2 जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, ये दुनिया की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। सर्वोच्च चोटी की बात करें तो दुनिया की दूसरे नंबर की चोटी है, दूसरे नंबर की चोटी दुनिया की दूसरी सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन, दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट पीक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के मामले में बात करें तो दूसरे नंबर की चोटी है। अब ये जो गॉडविन ऑस्टिन है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, लेकिन ये कहां पे स्थित है? पीओके में। तो प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आपको याद रखना है गॉडविन ऑस्टिन, क्योंकि वो पीओके पाक अधिकृत कश्मीर जो भारत का ही अभिन्न पार्ट है उसमें है, लेकिन पाकिस्तान ने वहां पे कब्जा करके रखा है। तो आपको ध्यान रखना है गॉडविन ऑस्टिन पाक अधिकृत जो कश्मीर है वहां पे स्थित है और दुनिया की दूसरे नंबर की हाईएस्ट पीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,611 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी भी यही होगी, लेकिन पूर्णतः भारत की सबसे यानी भारत में स्थित बोलेंगे, यानी भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी, हिमालय की सर्वोच्च चोटी, भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी की बात करें, तो वो होती है कंचनजंगा। ध्यान रहे, दोनों प्रश्नों को आपको समझना है। भारत की सर्वोच्च चोटी पूछी जाए हिमालय की, भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है कंचनजंगा। जबकि भारत की, देखो प्रश्न की परिभाषा समझना है, भारत की सर्वोच्च चोटी की बात की जाए तो वहां पे आपको याद रखना है K2 गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन भारत में स्थित पूछी जाए तो फिर वहां पे आपका आंसर चेंज हो जाएगा और उत्तर आएगा कंचनजंगा। हम काराकोरम श्रेणी की बात कर रहे हैं तो काराकोरम श्रेणी के अंदर ही भारत की सर्वोच्च चोटी जो पाक अधिकृत कश्मीर में है, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानी जाती है, जिसे K2 भी कहते हैं, वो जो दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है मित्रों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम और इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद में हम देखें, ये जो हमारी काराकोरम श्रेणी के बाद में, यानी ये हमारी काराकोरम श्रेणी होगी, इसके बाद में ये हमारी लद्दाख श्रेणी होगी, इसके बाद में ये हमारी जास्कर श्रेणी होगी, और यहीं पे कैलाश पर्वत है, जो तिब्बत के अंदर स्थित है। यदि हम इसकी बात करें तो मित्रों, ये जो काराकोरम श्रेणी है, इस काराकोरम श्रेणी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी। एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट यहां से वो बन गया, इसको नुब्रा घाटी, ये जो काराकोरम श्रेणी है इसी के मध्य में एक घाटी भी है और एक नदी भी है, तो ये नुब्रा घाटी भी यहाँ पे होती है। प्रश्न नुब्रा घाटी से भी बनता है और नुब्रा नदी से भी।
ठीक है, काराकोरम श्रेणी के अंदर ही दोनों स्थित हैं। उसके बाद में देखें तो ये जो काराकोरम श्रेणी है, इस काराकोरम श्रेणी में भारत का सर्वोच्च ग्लेशियर स्थित है, हिमनद, जहां पे हमारे फौजी भाई लगातार, हमारे जो देश के सैनिक हैं वो लगातार मोर्चा संभाले रखते हैं विकट परिस्थितियों में भी। तो ये भारत का सर्वोच्च ग्लेशियर जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, भारत और चाइना के बॉर्डर पर है सियाचिन ग्लेशियर, भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। इसके साथ साथ में यहाँ पे आपको 3 ग्लेशियर और देखने को मिलेंगे, जिनमें है हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरा। सियाचिन के बाद में हिस्पर, सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरा और बियाफो। हाँ, बाल्टोरा से पहले बियाफो, इनका भी क्रम पूछा जाता है, बियाफो, और सबसे नीचे बाल्टोरा। सियाचिन जो ग्लेशियर है उसकी हाइट 76 किलोमीटर, 76 मीटर। इसके बाद में हिस्पर है, इसकी 63 मीटर, इसकी 61 मीटर। इनको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन सियाचिन जो ग्लेशियर है इसकी ऊंचाई पूछी जाती है, तो ये 76 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है मित्रों, चारों ग्लेशियरों को आपको याद रखना है, उत्तर से दक्षिण में क्रम पूछा जाता है। सबसे ऊपर सियाचिन ग्लेशियर हो गया, उसके बाद में हिस्पर, उसके बाद में बियाफो ग्लेशियर और सबसे लास्ट में बाल्टोरा ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी के अंदर ही स्थित हैं। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा काराकोरम श्रेणी से नीचे आए लद्दाख श्रेणी के अंदर। तो ये जो लद्दाख श्रेणी है, इस लद्दाख श्रेणी में यानी काराकोरम और जो लद्दाख श्रेणी है, इन दोनों के मध्य से काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी है, इन दोनों के मध्य से एक नदी का प्रवाह होता है, जो हमारी जो गंगा नदी है उसकी प्रमुख सहायक नदी है। यहाँ लद्दाख श्रेणी से यहाँ से प्रवाहित होती है, इस प्रकार से आती है, जिसका नाम है शोक नदी। और ये जो नुब्रा नदी है, ये भी नुब्रा नदी भी आकर के इसमें मिल जाती है, नुब्रा नदी भी इसी में आकर के मिल जाती है शोक नदी के अंदर। इधर यहाँ पे हम बात करें, इधर से सिंधु नदी प्रवाहित होती है, तो ये सिंधु नदी इस प्रकार से प्रवाहित होती हुई निकलती है, शोक नदी यहाँ पर आकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। तो प्रमुख सिंधु नदी की सहायक नदी है वो शोक नदी होगी और नुब्रा नदी भी होगी, इन दोनों को आपको याद रखना है। सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी के किनारे पर, यहाँ पे सिंधु नदी के किनारे पर लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी लेह स्थित है। प्रश्न पूछा जाता है कि लेह जो है वो लेह कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है सिंधु नदी
इसके बाद में ये जो तीसरी श्रेणी आती है ये होगी हमारी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में से गुजरती है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु नदी है वो कौन कौन सी, सिंधु नदी किन श्रेणियों के मध्य बहती है, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो होगी लद्दाख श्रेणी और दूसरी जास्कर श्रेणी। लद्दाख और जास्कर श्रेणी, इन दोनों के मध्य से सिंधु नदी बहती है। विश्व का सर्वाधिक तीव्र ढाल वाला पर्वत, विश्व का एक पॉइंट और आपको यहाँ से याद रखना है, ये जो लद्दाख श्रेणी है इसी की बात कर रहा हूँ मैं। लद्दाख श्रेणी के अंदर यानी विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत, तीव्र ढाल वाला पर्वत जिसे राकापोसी पर्वत के नाम से, राकापोसी, सॉरी ये जो है ये ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है, राकापोसी पर्वत। इसका जो ढाल है वो बिल्कुल खड़ा है, खड़ा ढाल है इस प्रकार से, यानी यहाँ पर चढ़ना बहुत ही दुर्लभ कार्य है। तो ये विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत है जो लद्दाख श्रेणी के अंदर ही आता है, लद्दाख श्रेणी में आता है। ये लद्दाख श्रेणी में आता है, लेकिन यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, इस लद्दाख श्रेणी में ही ये भी पीओके के अंडर में, यानी जो पाक अधिकृत क्षेत्र है वहीं पर राकापोसी पर्वत है, राकापोसी पर्वत है। राकापोसी पर्वत की बात करें तो इसकी जो हाइट है वो 7,788 यानी 7788 मीटर है। और लद्दाख श्रेणी के अंदर ही विश्व का सबसे लंबा गार्ज बुंजी गार्ज भी स्थित है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रख लेना, बुंजी गार्ज जो विश्व का सर्वाधिक लंबा गोर्ज है, विश्व का सर्वाधिक लंबा गोर्ज है, लंबा गोर्ज क्या विश्व का सर्वाधिक बड़ा गोर्ज बुंजी गोर्ज भी स्थित है। ठीक है मित्रों, उम्मीद